नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। मेरे साथ अमेरिका से जुड़ गए हैं आदित्य सत्संगी जी। आदित्य जी, बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन आपका। नमस्कार। नमस्कार आपको, आपके दर्शकों को और वापस बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आदित्य जी, 17 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात होने जा रही है। क्या महत्व है इस मुलाकात का, या बस ये एक मुलाकात भर रहेगी? क्योंकि बहुत समय से दोनों की कोई मुलाकात हुई नहीं है। तो आमतौर पर ऐसा होता नहीं है जितनी देरी इस बार की मुलाकात में हुई है। फरवरी 2025 में मोदी जी वॉशिंगटन गए थे, व्हाइट हाउस गए थे, दोनों की मुलाकातें हुई थी और उसके बाद से काफी तल्खियां भारत और यूएस के रिश्तों में देखने को मिली हैं। सारे घटनाक्रम को दोहराएंगे तो काफी समय निकल जाएगा, लेकिन कुल मिलाकर के जिस्ट ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय हितों के लिए स्टैंड लेते रहे और डोनाल्ड ट्रंप और उनका प्रशासन उनको दबाने की कोशिश करता रहा, दबाव में अपने फेवर में एफटीए साइन कराने की कोशिश करता रहा, जिसमें मोदी जी ना दबे ना झुके। अब इस मुलाकात को कितना रिलीवेंट मानते हैं और आपके हिसाब से इस मुलाकात में क्या बातें होंगी? बहुत ही डिटेल, आपने बहुत सारे पॉइंट्स इधर रखे हैं। पहली बात तो आपके दर्शकों को पता होना चाहिए, मोदी जी कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते भारत के इंटरेस्ट पे, पहली बात तो। दूसरा, जो मोदी जी मीटिंग के बाद करते हैं या उसके पहले करते हैं, दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन द मीटिंग इटसेल्फ। आप कोई भी देख लीजिए, उनका फरवरी 2025 की मीटिंग्स देख लीजिए, उसके बाद भारत ने कितने सारे स्टेप्स लिए हैं। आज भारत अपने न्यूक्लियर एसेट्स को डिप्लॉय कर चुका है, जो कि यूरोपियन से कंफर्म किया है। और साथ में ये जो फ्रांस में जो मीटिंग है, ये इटसेल्फ एक बहुत बड़ा लॉस है अमेरिकन डिफेंस इंडस्ट्री के लिए। $35 बिलियन का डील भारत और फ्रांस ने साइन किया है। $35 बिलियन, बहुत बड़ी रकम होती है। और ये इनफ्लो है फ्रांस के लिए, आउटफ्लो नहीं है। दूसरा, अभी गल्फ, ये हॉर्मुज स्ट्रेट का जो इंसिडेंट हुआ 3 सेलर्स के मरने का, मुझे ऐसा लगता है कि एक तरीके से भारत, मैं एक्शंस पे देख रहा हूँ ज़्यादातर, नॉट इन द वर्ड्स, एक तरीके से मान चुका है कि उसका सबसे बड़ा जो एडवर्सरी दुनिया में होने वाला है फ्यूचर में, वो अमेरिका होने वाला है। और ये एक लेवल सेट प्लेइंग मीटिंग होगी मेरे हिसाब से। वो इसलिए कि एक्शंस जो है अमेरिका के पिछले 1.5 साल में, वो नहीं दिखाता कि वो एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर के एक लेवल पर है एज कम्पेयर टू रशिया और इवन फ्रांस और इवन अदर कंट्रीज ना। तो एक तरीके का स्ट्रेटेजिक कंपटीशन की बात मेरे हिसाब से हो सकती है। उसमें से 2 इश्यूज आते हैं, वो ये डिपेंड करता है ट्रम्प कितना ब्लंट बातें करते हैं। अब जैसे इश्यूज हैं, अभी बीच में एआई का, क्लाउड का, बैंकिंग के एक्सेस उसको रोका गया, नंबर 1। वो भारत के डेवलपर्स के लिए, एआई एप्स डेवलपर्स के लिए बहुत बड़ी बात है। और एट द सेम टाइम फ्रेंच की एआई कंपनीज के साथ भारत इनोवेट करके, भारत का जो एक नया इनिशिएटिव भारत मोदी ने शुरू किया, 1 दिन पहले लॉन्च किया उसको। दैट इज ए बिग थिंग, बिकॉज फ्रांस भी एआई में बहुत काम कर रहा है, जस्ट अमेरिका ही नहीं कर रहा है। दैट इज अ बिग इशू फॉर द इंडियन एंटरप्रेन्योर्स टू लुक समवेयर एल्स, नॉट जस्ट अमेरिका। और तीसरा, मुझे ऐसा लगता है कि हॉर्मुज स्ट्रेट का जो भी अभी तक आउटकम हम देख रहे हैं हॉर्मुज स्ट्रेट में, उसमें एक भारत का बड़ा योगदान रहा है। उसमें 3 सेलर्स को मारना भारत के, वो हत्या की गई बाय अमेरिकन नेवी, बिकेम ए बिग टर्निंग पॉइंट। और ये एक तरीके से लग गया कि अब भारत कोऑपरेट नहीं करेगा, इवन दो भारत इस एरिया का जो एमसीसी है, कम्युनिकेशन से कंट्रोल करता है पूरे इंडियन ओशन रीजन का। तो एक्शंस क्या दिख रहे हैं आपको कि वहाँ पे शायद
वहाँ पे कुछ जो लियाज़न ऑफिसर्स हैं, जो बहरीन बेस से काम करते हैं, वो उसमें भारतीय लियाज़न ऑफिसर्स भी होते हैं वहाँ पर। और वो जो इशू है बहरीन का और हॉर्मुज़ स्ट्रेट का, वहाँ पे आप देखेंगे ए डाउनग्रेडिंग ऑफ इंडिया स्टैंस। मेरे को ऐसा लगता है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये भारतीय नेवी के लिए इंसल्ट हो गया कि उनके रहते रहते कोई भारतीय नागरिकों को मार दे, और वो भी उस टैंकर पे जो चल नहीं रहा है, वहाँ पे रुका हुआ है। सो दिस बिकम ए बिग टर्निंग पॉइंट। मोदी जी ये सब बातें शायद नहीं करेंगे इन द मीटिंग विद डोनाल्ड ट्रंप, क्योंकि सारे उनके एक्शंस होते हैं बिहाइंड द डोर्स आफ्टर द मीटिंग हैज हैपेंड। तो ये मीटिंग में हम लोग जनरली देखेंगे नो रेलेवेंस, हेलो माय फ्रेंड एक्सचेंज होगा थोड़ी देर के लिए, इट विल बी गुडी गुडी काइंड ऑफ मीटिंग। लेकिन भारत के एक्शंस ऑलरेडी चल रहे हैं। अमेरिका के लिए सबसे बड़ा खतरा है FCRA अमेंडमेंट। भारत के लिए जिस तरह H1B वीज़ा का इशू अमेरिकन इशू है, एक्चुअली H1B तो वो इशू करते हैं, बट इट अफेक्ट्स भारतीय, क्योंकि वो वहाँ पे ट्रैवल करते हैं उस वीज़ा पे, और बहुत सारे लोग आने भी वाले हैं वापस। उसी तरह का उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट इशू है अमेरिका के लिए FCRA अमेंडमेंट बिल। तो मेरे को लगता है कि स्ट्रेटेजिक पैरिटी भारत ने मेंटेन करके रखी है, और ये इस मीटिंग में मोस्टली सोशल इंटरेक्शन आप ज़्यादा देखने वाले, मेरे इसको ऐसा लगता है। आप म्यूट पे हैं। आदित्य जी, एस जयशंकर ने खुद मार्को रूबियो को फोन किया और उससे पहले 2 बार अमेरिकी अटैची को बुलाया गया, दिल्ली में तलब किया गया और भारत की कड़ी नाराजगी से अवगत कराया गया। मार्को रूबियो से एस जयशंकर साहब ने इस घटना पर न केवल कड़ा विरोध जताया, बल्कि ये कहा कि ये एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा कि शिप्स को निशाना बनाया जाए और लोगों की जान ले ली जाए। तो इस पर जो पलट करके मार्को रूबियो की तरफ से जवाब आया है, उसको कोई बहुत सकारात्मक नहीं कहा जा सकता। उन्होंने कहा कि अपने जहाज के कैप्टन से, नाविकों से बोलिए कि जब उनको दिशा निर्देश दिए जा रहे हों तो वो उस पर अमल करें, यानी उनकी अनदेखी ना करें। इस तरह की बहानेबाजी करना या इस तरह की उल्टी नसीहत देने की कोशिश करना, इसके हम मैसेज क्या समझें ब्रॉड वे में अमेरिका की तरफ से? तो ये पहली बात, तो आपको मार्को रूबियो का बैकग्राउंड पता करना पड़ेगा। मार्को रूबियो एक हिस्पैनिक क्यूबन अमेरिकन है, और ये लोग बोलने से पहले सोचते नहीं है। इनकी कल्चरल डेफिशिएंसी आप मान लीजिए इनकी ऐसी है, ये बोलने से पहले कुछ सोचते नहीं। इन अमेरिका में भी यही हाल होता है इनका। और मार्को रूबियो का तो इतिहास है पॉलिटिक्स में, कि बोलने से पहले कुछ सोचते नहीं है। भारत जो है हर शब्द को तौलता है, हर शब्द को उसको इम्पोर्टेंस दी जाती है, क्योंकि हम लोग एक तरीके से, हमारी सभ्यता ऐसी है कि हम लोग डेप्थ में ही रहते हैं, हम लोग हल्की बातें कम करते हैं, स्पेशली इन ऑफिशियल सेक्टर में। तो ये जयशंकर की उसने जो एडवाइस को इस तरह जवाब दिया है, इट इज़ वेरी अनडिप्लोमेटिक। दिखता है कि उसको डिप्लोमेसी खेलना नहीं आता है, और जयशंकर के सामने वो स्टैंड नहीं कर सकता। When Bharat says it will take it very serious, it's not taken very well in India. जयशंकर जी स्वयं बोल रहे हैं, मतलब कि उनके बोलने के पीछे पूरा MEA, भारत का पूरा सुरक्षा तंत्र, उसके पीछे पूरा इंटेलिजेंस नेटवर्क सब काम कर रहा है। तो उसका जवाब उनको ऐसे मिलेगा कि आई थिंक कि अमेरिकन वैसे भागना भी शुरू कर दिया है, कि अमेरिकन को छुपने की जगह नहीं मिलेगी इंडियन ओशन रीजन में। अभी तो ईरानियन नेवी ने उनको हराया है लिटरली। आप देख सकते हैं भारतीय नेवी तो दूसरे लेवल की है। इट इज़ एज कम्पेयर टू अमेरिका। वेदर अमेरिका एक्सेप्ट्स इट और डू नॉट एक्सेप्ट इट डजंट मैटर राइट नाउ, टुडे इट डजंट मैटर। प्लस जो न्यूक्लियर पोस्चर इस इंसिडेंट के बाद तुरंत आया भारत का, 12 डिप्लॉयड, जबकि भारतीय न्यूक्लियर सबमरीन हमेशा न्यूक्लियर कैरी करती है, बाय द वे, उसको तो काउंट ही नहीं किया है, ये लैंड बेस्ड है। प्लस भारत के अग्नि 6 मिसाइल्स, वो कोई पाकिस्तान के लिए नहीं है, चीन के लिए नहीं है, वो ऐसे एरियाज की है जो 10,000 किलोमीटर से दूर है, बाकी सबके लिए अग्नि 5 काफ़ी है। तो
ये भारत के जो क्रेडिबल एक्शंस हैं, ये ज़्यादा मैसेज देते हैं बजाय कि व्हाट वी से व्हाट वी डोंट से। प्लस अब मुझे ये देखना है और दर्शक भी देखेंगे कि हाउ मच कोऑपरेशन दे रिसीव ऑन इंडियन, जहाँ पे भी इंडियन सेलर्स चल रहे हैं, जबकि जो कि बिटवीन 10 to 12% ऑफिशियली टू अप टू 30% ऑन अनऑफिशियली, ये नंबर्स हैं। क्योंकि बहुत सारे इंडियन ओरिजिन रीजन बाकी देशों से भी जुड़ते हैं, नॉट जस्ट फ्रॉम इंडिया। वो वहाँ से जाते हैं पनामा, फिर पनामा के कैरियर पे जुड़ते हैं, तो मेनी अदर थिंग्स आर देयर। तो ग्लोबल शिपिंग में भारतीय योगदान बहुत ज़्यादा है। इनफैक्ट व्हेन मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड डजंट वांट टू गो ऑन मर्चेंट नेवी, भारतीय जो नाविक हैं जाते हैं। तो ये मार्को रूबियो के स्टेटमेंट को मैं कभी भी इम्पोर्टेंट नहीं लेता हूँ, जबकि सेंटकॉम से कोई स्टेटमेंट आया हो। नाउ सेंटकॉम ने जो कॉन्ग्रेचुलेट किया है हेलफायर मिसाइल पर, वो मेरे लिए बड़ा सीरियस मैटर है, क्योंकि अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी मिलिट्री कम्युनिकेशन सेंटर्स चलाते हैं, बाहरेन, फिफ्थ फ्लीट, सेंटकॉम, ये चलाते हैं अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी। सर्जियो गोर लिटरली जो है सेंटकॉम की पॉलिसीज पे रिपोर्ट करता है। मार्को रूबियो को भी सेंटकॉम के बारे में बात करना पड़ेगा, बट हिज कमेंट्स आर वेरी लूज। वो स्टेट सेक्रेटरी इस तरह बात नहीं करना चाहिए। दूसरी बात है, ये भी है कि आप देखिए कंपैरेटिव स्पेस में फ्रांस इज द ओनली कंट्री विच कम्पीट्स विद अमेरिका इन द वर्ल्ड। स्लोवाकिया की प्राइम मिनिस्टर की विजिट इज इन अ टोटली डिफरेंट लेवल ऑफ स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस। वो ये बात है, मेटलर्जी, गन्स, पुरानी गन्स जो हमारी आती थी, वो ऑल स्लोवाकिया रीजन की है, चेकोस्लोवाकिया जो ब्रेक हो गया। सो नाउ वी आर लुकिंग एट ए डिफरेंट, भारत आगे निकल चुका है एक तरीके से स्ट्रेटेजिक स्पेस में। एआई स्पेस में हम बहुत पीछे हैं इस समय, बहुत ज़्यादा। उसके लिए हमको कैचअप करने की जरूरत पड़ेगी। बट जनरली मैं मार्को रूबियो के स्टेटमेंट्स को बिल्कुल इंपॉर्टेंस नहीं देता, बिकॉज ये बोलने से पहले सोचते नहीं है। अब जरा इस पर आते हैं कि अमेरिका तो सीज फायर पर कायम है, और कायम ही नहीं है, अब तो ये बता भी दिया गया है कि स्विट्जरलैंड में समझौते पर दस्तखत होने जा रहे हैं। लेकिन इजराइल तो मान नहीं रहा है। तो दो बातें हैं, एक तो जो समझौता होगा उसमें क्या है, किसकी हार किसकी जीत है। नंबर दो, इजराइल क्यों नहीं मान रहा है, वो लगातार हमले कर रहा है। देखिए 14 पॉइंट हैं क्लॉजेज में उस एग्रीमेंट में, 14। नंबर 9 इज इम्पॉर्टेंट, जहाँ पे ईरान इज नॉट एग्रीइंग टू स्टॉपिंग एनरिचमेंट, बट वो सिर्फ बम नहीं बनाएगा। और नंबर 14वें क्लॉज में है, ईरान स्टिल मेंटेन्स द मैनेजमेंट राइट्स ओवर होर्मुज। 14 लोग क्लॉजेस मैंने रिट्वीट भी किए हैं, तो लोग मेरे चेक कर सकते हैं एक्स हैंडल पे। और जो सबसे शर्मनाक बात है अमेरिका के लिए, कि अमेरिका भी $25 बिलियन इमीडिएटली रिलीज करने वाला है। उसमें से 50% बिफोर द एग्रीमेंट, 50% आफ्टर द एग्रीमेंट, प्लस अमेरिका ने एग्री किया $300 बिलियन का रिकंस्ट्रक्शन इन ईरान। ये इंपॉर्टेंट क्लॉजेस है। बाकी सब नॉर्मल है कि शिप यहाँ से हट जाएंगे, जीरो टोल, ये सब चीज़ें नॉर्मल है। बट बेसिक थिंग्स ईरान ने उसको डिक्लेयर उसने कर रखा हुआ है। हॉर्मुज स्ट्रेट वाला जो, इसको चेस मूव बोलूँगा, ऐसा था ईरान का कि उसके आगे कोई और चारा नहीं है, कोई और चारा नहीं, किसी के लिए भी नहीं है। कोई भी नेवी उसको तोड़ नहीं सकती। यू नेवी कैन नॉट फाइट ए फोर्टिफाइड ग्राउंड बेस्ड, चाहे वो अमेरिकी नेवी भी हो, वो नहीं कर सकती। लेकिन और प्लस लैंड साइड तो इनको एक्सेस ही नहीं है, कहीं से भी नहीं घुस सकते, कर्ड से भी नहीं घुस सकते, टर्की की तरफ से भी नहीं घुस सकते। सब ट्राई कर रहे हैं, अमेरिकन सब कुछ ट्राई कर रहे हैं। आप देखेंगे साउथ वेस्टर्न ईरान से भी घुसने की कोशिश करी थी, वो भी फेल हो गया, प्लेन चला गया नीचे, एंड दे हैड टू बी रेस्क्यूड लेटर ऑन। वो सब इंसिडेंट्स हम देख चुके हैं। प्लस हैवी बम्बार्डमेंट, अब ये बम्बार्डमेंट की जब रिपोर्ट्स आएंगी बाहर, दुनिया विल बी शॉक्ड क्या क्या अमेरिका ने नहीं यूज़ किया। तो पूरी अमेरिका की जितनी ताकत थी पिछले 300 साल की, उसको यूज़ किया गया इधर, एक्सेप्ट न्यूक्लियर वेपन्स। और मुझे वो भी शक होगा कि डिप्लीटेड न्यूक्लियर वेपन्स कहीं यूज़ ना किए हुए, डिप्लीटेड वॉरहेड्स जो अमेरिका बहुत यूज़ करता है। वियतनाम में भी यूज़ किया था उसने, इराक में भी यूज़ किया था, अफगानिस्तान में भी यूज़ किया था। तो वील हैव टू सी व्हाट हैपेंस देयर।
बट $300 बिलियन पे करने के बाद, 25 बिलियन टेक पे करने के बाद, आई थिंक ईरान हैज लिटरली वन ऑन द पेपर ऑल्सो, मेरे को लग रहा है। और अमेरिका के लिए वही वाला एग्जिट हो गया जो वियतनाम था, अफगानिस्तान था, पर ओनली थिंग इट इज ऑन पेपर, क्योंकि लैंड पे पहुंच ही नहीं पाए लोग। और इजराइल जो मान नहीं रहा उनका दिल कि जो अमेरिका कह रहा है चलो उसको एक्सेप्ट कर लिया जाए, युद्ध रोक दिया जाए, वो तो नहीं रोक रहा है। इसकी क्या वजह है? इजराइल क्यों रोकेगा? क्यों रोकेगा? अगर उसको इजराइल का प्लान इज इजराइल का प्लान, और पहली बार ऐसा हो रहा है कि इजराइल डजंट ट्रस्ट अमेरिका, इजराइल ट्रस्ट इंडिया मोर। और इजराइल के पास इतने फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं फ्रॉम यूरोप एंड फ्रॉम अमेरिका ऑल्सो, प्राइवेट डोनेशंस, कि उसको जरूरत नहीं है इस युद्ध को रोकने की। वॉट इट लैक्स इज द अमेरिकन इंफ्रास्ट्रक्चर। वो तो उसने ऑलरेडी देख लिया कि अमेरिकन इंफ्रास्ट्रक्चर जा चुका है। आपको आइडिया होगा कि बहरीन के थोड़ा सा बाहर एक छोटा सा द्वीप है, आइलैंड है, उस पर एक अमेरिकन रडार, आई थिंक AN-32 FPS ऐसे करके लगा हुआ था। वो बाकी सब रडार्स की तो हम लोगों ने बात करी है, बाकी बेसिस पे, कुवैत पे। दिस रडार वाज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस वाज द आईज ऑफ अमेरिकन फोर्सेज इन द रीजन। ये अक्रॉस द गल्फ देखता है, और उसको डिस्ट्रॉय किया ईरान ने, बाकी सारे रडार से डिस्ट्रॉय किए। अगर अमेरिका इधर बिल्ड करना चाहता है, अमेरिका को वापस $200 बिलियन डालना पड़ेगा। क्या अमेरिका पैसे इतने खर्च करना चाहेगा? बिकॉज वो जर्मनी से भी विड्रॉ की बात कर रहा है, दे डोंट हैव द मनी टू स्पेंड दैट मच ओवर देयर। तो मुझे लगता है कि अमेरिका का जो लास्ट अटेम्प्ट था अब्राहम अकॉर्ड स्थापित करके इनके बीच में दोस्ती करके निकल जाओ, दैट इज ऑल्सो फेल्ड। ये वाला इंसिडेंट इजराइल एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, बिकॉज ईरान, लेबनान इज आउट ऑफ द डिस्कशन राइट नाउ। ईरान ने उस पर क्या बोला, स्टेटमेंट एग्जैक्टली ये है कि लेबनान पर जो जो ईरान के ग्रुप्स हैं, दे विल बी अनअफेक्टेड बाय दिस एग्रीमेंट। मतलब अमेरिका जा रहा है, लेकिन वो एक ऐसा इशू छोड़ के जा रहा है लेबनान वाला, इट विल कीप बर्निंग। तो ये चलता रहेगा। मुझे नहीं लगता ईरान इज गोइंग टू स्टॉप, और हिजबुल्ला इज गोइंग टू स्टॉप, बिकॉज हिजबुल्ला इज अन अनऑफिशियल आर्मी ऑफ ईरान। तो इसलिए नॉर्थ लेबनान में, साउथ लेबनान में इजरायली ऑपरेशंस रुकेंगे नहीं, बिकॉज ऑफ जस्ट द नेचर ऑफ टोपोग्राफी और उनका प्लान्स। मुझे नहीं लगता रुकेंगे। तो अमेरिका, इजराइल डजंट केयर ऑफ अमेरिका। उन्होंने ये बीवी ने स्टेटमेंट दिया है, बीवी नेतन्याहू ने, कि हम लोग अपनी सॉवरेंटी के हिसाब से खुद डिसाइड करेंगे, उन्होंने बोला है। और वो अकेले नहीं दे सकते, उनके पीछे ब्रिटिश मोनार्क होगा, उनके पीछे यूरोपियन कैपिटल्स होंगी, उनके पीछे जर्मनी होगा, और अमेरिका भी होगा। बाय द वे, जो ट्रम्प बोल रहे हैं वो ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन की बातें हैं, लेकिन डेमोक्रेट्स, रिपब्लिकन यूनानिमस है इजराइल को सपोर्ट के। तो मुझे लगता नहीं कि इजराइल वाला इशू सॉल्व होगा। ये तो अमेरिका बाहर भागना चाहता है, बिकॉज दैट्स ओनली वे टू गो आउट। और क्या इसलिए भागना चाहता है कि अब उसको विक्टम पॉल्स का भी सामना करना है? पोल्स का इफेक्ट अमेरिका के वॉर्स पे कोई पड़ता ही नहीं है, क्योंकि अमेरिकन जो डेमोक्रेसी है उसमें लीडरशिप इज ऑल इन ऑल। लोगों की व्यूज का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। अगर देखा जाए तो अब वियतनाम वॉर देख लीजिए, कितना अपोजिशन के बाद भी वियतनाम वॉर किया उन्होंने। पब्लिक का ओपिनियन तो अगेंस्ट एनी वॉर है अमेरिका में। पब्लिक तो ओनली 29% ऑफ अमेरिकन सपोर्ट ईरान वॉर, 29% ओनली। तो पब्लिक के बारे में कौन सुनता है यहाँ पे लोग? तो वो जो भारत में डेमोक्रेसी में कंपेयर करते हैं, अमेरिका में उस तरह का सिस्टम ही नहीं है, ओलिगार्की है। तो यहाँ पे एज लॉन्ग एज तेल कंपनी के इंटरेस्ट सिक्योर होंगे, नोबडी केयर्स। तो मुझे नहीं लगता कि ट्रम्प को कोई उसमें वो पड़ेगा कि मिड टर्म पोल मैंने आपको बताया था कि मुझे लगता है कि वो हील डू वेरी वेल अगेंस्ट जो भी बोल रहा है कि हारेंगे। मेरे हिसाब से मुझे लगता है अच्छा करेंगे वो। मैं भी गलत हो सकता हूँ क्योंकि आई एम नॉट ए सेफोलॉजिस्ट, पर मुझे लगता है अच्छा करेंगे। आदित्य जी, एक बार कार्यक्रम के आखिर में बताइए कि जो ट्रम्प और मोदी जी की बातचीत होने वाली है, इससे किसी भी तरह की कोई उम्मीद है, या ये सिर्फ औपचारिक भर बातचीत होने वाली है, या जो तनाव है,
जो बर्फ है वो पिघलेगा या नहीं पिघलेगा, क्योंकि अमेरिका का जो रुख है कुल मिलाकर के वो अभी भी धमकाने वाला ज्यादा दिखाई दे रहा है, बराबरी की मित्रता वाला दिखाई नहीं दे रहा है। देखिए, मुझे तो लगता है कि ये इससे कुछ माहौल बदलने वाला नहीं है, क्योंकि अमेरिका के सारे एक्शंस अब बिहाइंड द सीन। बंगाल से देख लीजिए, सेंट मार्टिन आइलैंड देख लीजिए, म्यांमार देख लीजिए, नॉर्दर्न म्यांमार। क्या प्रधानमंत्री मोदी को सब मालूम नहीं होगा? उनको सब मालूम होगा। ही विल बी टॉप ऑफ द पल्स उधर। भारत के बड़े बड़े डिपार्टमेंट्स देख रहे हैं। तो एक्शंस ऑन द ग्राउंड इज डिफरेंट देन ट्रम्प्स व्यू पॉइंट ऑन इंडिया। और भारत एक व्यक्ति के व्यू पॉइंट में नहीं चलता है। और मोदी जी को भी उनकी भी पॉपुलैरिटी पे अफेक्ट पड़ेगा अगर यहाँ पे कुछ भारत में गलत इन्फॉर्मेशन पहुंचता है, लोगों के सामने वीकनेस दिखाई देगी। तो मुझे लगता है कि ये जो मीटिंग है ये एक तरीके की औपचारिकता वाली मीटिंग है, और दूसरे तरीके की भारत कुछ हार्ड कम्युनिकेट कर सकता है, वेरी हार्ड इन पर्सनल कम्युनिकेशन। तो और मोदी जी बिहाइंड द सीन जो बात करते हैं दैट इज मच मोर टफर। वो आपको लगेगा, ट्रम्प का एक इंटरव्यू हुआ था इलेक्शंस के समय में, मोदी जी के जब पाकिस्तान की बात आई तो ट्रम्प भी बोलते हैं आई विल नॉट स्पेयर पाकिस्तान, ऐसा उन्होंने बोला था मोदी। इस तरह, आई एम पैराफ्रेजिंग, एक नॉट एग्जैक्ट वर्ड्स। तो उन्होंने खुद ही बोला था कि बहुत सख्त है मोदी जी भारत की सिक्योरिटी को लेके। तो कॉम्प्रोमाइज तो कहीं होने वाला नहीं है, क्योंकि मिलिट्री एक्शन से आपको पता लग जाता है कि भारत का स्टैंड हार्डन हो चुका है। 12 न्यूक्लियर बॉम्ब डिप्लॉय करना, अब कौन सी मिसाइल पे गए किसी को पता नहीं। पाकिस्तान तो डेफिनेटली नॉट ए टारगेट, क्योंकि पाकिस्तान के लिए भारत को उसकी भी जरूरत नहीं है। चीन भी नॉट ए टारगेट, क्योंकि भारत के रिलेशन अच्छे हो रहे हैं। चाहे जो भी, देखिए सारी इंटेलिजेंस गेम खेलती है, हम भी खेलते हैं, वो भी खेलते हैं, भारत भी खेलता है, सब लोग खेलते हैं। तो टारगेट तो कोई और है, यूरोप भी नहीं हो सकता। अब दर्शक आपके लगा ले अनुमान, मैंने इसका एक्सक्लूड किया है। यूरोप इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि अग्नि 5 तो ऑलरेडी ऑपरेशनल है, तो यूरोप के लिए अग्नि 5 की जरूरत है। तो 6 ऑपरेशनल होना विद एमआरवी, मतलब किसी को नोटिस दिया गया है कि भाई डोंट प्ले गेम्स। वो अब देखेंगे कि इंडियन नेवी के एक्शंस क्या होते हैं, तो उससे आपको पता लगेगा मोदी जी ने क्या बातचीत करी। एग्जैक्ट बातचीत किसी के सामने बाहर नहीं आने वाली, वो वही आएगा जो पब्लिक में रिजल्ट दिया जाएगा। और ये अच्छी बात भी है, अगर कोई आपसे बात करना चाहता है आप शांति से बात करिए। युद्ध से पहले अगर कुछ बातें ऐसी हो, बट एक बात तो सत्य है कि अमेरिका भारत को बढ़ने आगे नहीं देगा किसी भी हालत में, और भारत आगे बढ़ के रहेगा किसी भी हालत में। तो दोनों का रिजॉल्व है, एक सिविलाइजेशन स्टेट है, एक कॉलोनी है, तो कॉलोनी हमेशा हारती है। तो देखते हैं कि इस रिजॉल्व के पीछे मोदी जी, देखिए मोदी जी ने यूके, फ्रांस, ईस्टर्न यूरोप, ग्रीस, साइप्रस, रशिया और इंक्लूडिंग चीन, सेंट्रल एशिया प्लस अफ्रीकन कंट्रीज, जो भारत ने, बोलते हैं बम्बई भाषा में बोलते हैं फील्डिंग बिठाई है। ट्रम्प किधर जाएंगे? देयर इज नो वे। साउथ अमेरिका में भारत है, गयाना, सुरिनाम, चिले, इक्वाडोर, कहाँ जाएंगे? मैक्सिको में नहीं है क्योंकि मैक्सिको कॉलोनी है अमेरिकन, उसको वहाँ पे आप कुछ नहीं कर सकते। 42% मैक्सिकन हेट करते हैं भारतीयों को। सो मोदी जी की फील्डिंग एकदम परफेक्ट है इस समय। कनाडा भी, इंक्लूडिंग कनाडा, जबकि कनाडा और यूएस का कोई पंगा नहीं है, ट्रम्प चाहे कुछ भी बोलते रहे, बॉर्डर्स आर वेरी क्लीन। तो आई थिंक मोदी जी इज गोइंग टू टॉक फ्रॉम पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और जो फ्रांस की यात्रा उनकी है, मैक्रो से मिले हैं, वो काफी गर्मजोशी भरे अंदाज में मिले हैं। तो फ्रांस से क्या डील होने वाली है? फ्रांस की डील तो अपने राफेल की है, प्लस कोलैबोरेशन ऑन न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट्स, प्लस कोलैबोरेशन ऑन एआई। फ्रेंच एआई कंपनीज, फ्रेंच न्यूक्लियर पावर जनरेशन कंपनी बहुत सोफिस्टिकेटेड है, बहुत पुराने समय से है। और भारत ने जो थोरियम रिएक्टर्स का जो मापदंड, ब्रीडिंग रिएक्टर्स किया है, दैट इज अनपैरेलल्ड इन द वर्ल्ड, अनपैरेलल्ड। मतलब वो ऐसा रिएक्टर भारत ने बनाया, फास्ट ब्रीडिंग रिएक्टर, होमी बाबा जी का दिमाग है। इट प्रोड्यूसेस मोर फ्यूल देन व्हाट इट कंज्यूम्स, सेल्फ जनरेशन है। तो वो टेक्नोलॉजी जो ब्रेक की है भारत ने, उसके खरीदार पूरी दुनिया में होंगे, भारत वो टेक्नोलॉजी किसी को देने वाला नहीं। जैसे हम लोग टीओटी मांगते हैं, कोई देगा नहीं, इस तरह भारत भी ये टीओटी नहीं करने वाला किसी को भी। तो दैट इज यूनिकली भारत। प्लस आप एक बात याद रखिए,
फ्रांस का अप्रोच टुवर्ड्स रशिया इज ऑल्सो चेंज इन लास्ट 6 months, हैज चेंज्ड, क्योंकि ब्रिटिश अपोजिशन टू रशिया हैज इंक्रीज्ड। ये किसका इन्फ्लुएंस है? ये भारत का ही इन्फ्लुएंस है। तो वेदर ट्रम्प एग्रीज और नॉट, और फ्रांस तो के पास कोई और चारा ही नहीं है भारत के अलावा। नॉर्थ अफ्रीका में उसको फेंका जा रहा है, यूरेनियम कहाँ से लेगा? और भारत सपोर्ट्स ग्लोबल साउथ के सारी कंट्रीज को। तो फ्रांस के एक तो है अच्छी बातें करना, लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर, ये सब कॉन्ग्रेचुलेट करना, ये अलग बातें होती हैं। इसको इंटरनेशनल डिप्लोमेसी कभी सीरियसली लेते नहीं है, बट दे आर इम्पोर्टेंट बिकॉज दे आर द विजन फॉर द होल वर्ल्ड। लेकिन बिहाइंड द सीन्स फ्रांस के साथ भारत की पनडुब्बियां स्कॉर्पियन, कलवरी क्लास 3 और बन रही हैं भारत में, प्लस जर्मनी के U214 बोट्स 212 एक्चुअली भारत के लिए मॉडिफाई करके बनाई जा रही है। AIP टेक्नोलॉजी जो भारत चाहता है कि भारत को उस समय की मिले, और भारत की खुद की भी AIP टेक्नोलॉजी है। ऑल दिस थिंग्स आर इम्पोर्टेंट फॉर भारत। ऑन द मिलिट्री कोऑपरेशन साइड अभी तक नेटो का वो पूरा जो ब्रेकअप हुआ नहीं है। मुझे लगता है नेटो टूटेगा पूरी तरीके से, और उसके लिए इंडिविजुअल पार्टनर्स के साथ नॉर्वे, फ्रांस, ये कोई भारत के दोस्त नहीं है बाय द वे। नॉर्वे, फ्रांस, स्वीडन कोई भारत के दोस्त नहीं है, लेकिन अगर वो अच्छी तरह बात कर रहे हैं तो इट्स बेटर टू टॉक विद देम नाइसली। और अमेरिका के, आपको मालूम ही है कि अमेरिका और फ्रांस में बनती नहीं है कभी भी। जिस तरह ट्रम्प ने बेइज्जत किया था मैक्रोन को, उनके नाटक ड्रामा भी किया था उन्होंने कुछ, बट बनती नहीं है और बनेगी भी नहीं। आपको मालूम है स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की तरफ से कि जो एक्चुअल कहानी क्या है, कि भाई कॉलोनीज के अंदर फ्रेंच इन्फ्लुएंस आ गया। तो वो सब कोई भूलता नहीं है इतिहास के बारे में। किस तरह 1/3 ऑफ अमेरिका वाज क्रिएटेड आफ्टर स्नैचिंग फ्रेंच लैंड्स फ्रॉम लुइसियाना टू सेंट्रल कनाडा, जबकि उनकी भी किसी की भी नहीं है, नेटिव अमेरिकन की है। तो ये सब जो पॉइंट्स हैं मेक्स भारत और फ्रांस की रिलेशनशिप मोर फंडामेंटली स्ट्रांग, और कोई भी यूनाइटेड नेशंस का कोई इंपॉर्टेंस रहा नहीं है। सो अब नाउ बिग P5 की बात हो रही है, और एक जयशंकर जी का स्टेटमेंट भी था, ब्रिक्स आपका है, हमारा ब्रिक्स हमारा है और आपका G7, कोई तो होना चाहिए। सो मुझे लगता है कि फ्रांस अगर ब्रेक ऑफ होता है यूरोप से, तो दे माइट गेट एन ऑब्जर्वर स्टेटस और सम मेंबर स्टेटस ऑन ब्रिक्स आल्सो, कुछ हो सकता है। आदित्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, इतना समय निकालने के लिए, बहुत महत्वपूर्ण मुद्दों पर डिस्कशन करने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। नमस्कार।